हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम ओस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हैबिटेट के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से एनिमल्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। जिनमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स हैबिटेट के हिसाब से एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल्स हैबिटेट के हिसाब से टेरेस्ट्रियल फार्म होता है, ठीक है। सो अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ओस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की डिटेल में डिस्कस किया था। हमने उस टॉपिक को मैंने आपको बताया था कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल फार्म होते हैं, उनके साथ कौन सी प्रॉब्लम होती है और किस तरह से वो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहले जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। सो आज हम ओस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे, ओके। सो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं दे लिव इनसाइड वाटर, ये पानी के अंदर रहते हैं। और as we know that there are two forms of aquatic life or aquatic habitat. Aquatic habitat की दो टाइप्स होती हैं, जिनमें नंबर 1 is fresh water habitat. So accordingly we have fresh water animals and the second type of aquatic habitat is marine water. सो यहाँ पर हमारे पास दूसरी टाइप है मेरीन वाटर एनिमल्स, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड देन वी विल डिस्कस द मरीन वाटर एनिमल्स। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेश वाटर एनिमल से। सो ओस्मो रेगुलेशन in freshwater animals. Okay. So फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं वो किस तरह से अपना जो है वाटर बैलेंस, वाटर को मेंटेन करते हैं बॉडी में, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप्स के एनिमल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Number 1 we will discuss the unicellular organisms that are the protists. They belong to kingdom Protoctista, and the second one is fishes or pisces, ठीक है। So सबसे पहले हम बात करेंगे वो जानदार जो कि यूनिसेलुलर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, the unicellular organisms which are the protists, ठीक है, because they actually belong to kingdom Protoctista. Protoctista के ये मेंबर हैं और यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड टाइप ऑफ फ्रेश वाटर एनिमल्स दैट वी विल डिस्कस इज फ्रेश वाटर फिशेस। सो हियर वी डिस्कस फ्रेश वाटर फिशेस, which means that they belong to phylum Vertebrata and class Pisces, ठीक है। सो Pisces क्लास की ये मेंबर्स होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द प्रोटिस्ट्स। लेकिन इसको देखने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि फ्रेश वाटर जो हैबिटेट होती है उसकी सैलिनिटी में आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसकी सैलिनिटी बहुत कम होती है। और हमें पता है कि फ्रेश वाटर की जो सैलिनिटी होती है दैट इज 0.5 ppt, ठीक है। ppt मैंने आपको बताया पार्ट्स पर 1000, यानी पार्ट्स पर 1000। सो 1 kg ऑफ वाटर हैज 0.5 ग्राम ऑफ साल्ट। तो यहां पर हम लिखेंगे अगेन 0.5 ग्राम साल्ट पर 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। यानी 1 किलो पानी में हमें आधा ग्राम जो है 0.5 ग्राम साल्ट मिलता है। सो इससे हमें पता चलता है कि इसकी सैलिनिटी जो है वो बहुत कम होती है। सो अल्टीमेटली
the water that is present there in the fresh water, ठीक है, फ्रेश वाटर जो जितने भी हैबिटेट्स हैं उसमें रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनमें जो पानी होगा वो हाइपोटोनिक होगा क्योंकि उसकी जो सैलिनिटी है वो बहुत कम होगी एज कंपेयर टू द एनिमल्स दैट आर लिविंग देयर, ठीक है। सो यहाँ पर वाटर जो होगा दैट वुड बी द हाइपोटोनिक, ठीक है, और जो एनिमल वहां पे, जो ऑर्गेनिज्म वहां पे सरवाइव कर रहा है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से यानी उस पानी के हिसाब से हाइपरटोनिक होगा। सो हाइपरटोनिक, ठीक है। सो जिस तरह से हम जानते हैं कि पानी जो है वो हमेशा हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है, यानी वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, जहां पे उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। सो हाइपोटोनिक में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है। सो अल्टीमेटली यहाँ से पानी जो है वो ऑर्गेनिज्म की तरफ मूव करेगा। सो जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, ठीक है, वो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वाटर कंटिन्यूअसली मूव्स इनसाइड, पानी जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक बैलेंस, उस हिसाब से कि सराउंडिंग का जो पानी है उसकी जो है वाटर की कंसंट्रेशन, उसमें फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सो अल्टीमेटली वाटर जो है वो फ्रॉम सराउंडिंग यानी फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म के अंदर मूव करेगा, ठीक है, और कंटिन्यूअसली मूव करेगा। दिस मूवमेंट वुड बी कंटिन्यूअस। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये एक्चुअली उन जानदारों के लिए प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज हम जानते हैं कि एनिमल जो सेल होता है उसके अराउंड कोई वॉल नहीं होती है, ठीक है, जिस तरह से प्लांट सेल में हमने डिस्कस किया था कि उसके बाहर हार्ड सेल वॉल मौजूद होती है, तो उसके लिए एक किस्म का ये एडवांटेज था, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था। सो द एनिमल सेल हैज नो सेल वॉल, ठीक है, उसकी कोई एक्सटर्नल कवरिंग, हार्ड कवरिंग नहीं है। सो पानी अगर मुसलसल मूव करेगा इनसाइड, सो अल्टीमेटली दिस सेल वुड बस्ट, ठीक है, सेल जो है वो बस्ट हो जाएगा बिकॉज दिस सेल मेम्ब्रेन कैन नॉट रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ द वाटर, ठीक है। सो सेल वुड बस्ट और सेल वुड डाई, ठीक है, सो अल्टीमेटली बस्ट होकर जो है सेल डाई हो जाएगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को, यानी ये प्रॉब्लम जो है, अगर हम प्रोटिस्ट की बात कर रहे हैं तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। अगर हम फ्रेश वाटर फिशेस की, क्योंकि हमारे कोर्स के हिसाब से दो चीजें यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, सो हम इन दोनों को ही डिस्कस कर रहे हैं। सो चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं या मल्टी सेल्युलर फिशेस जो है वहां पर सर्वाइव कर रही हैं, प्रॉब्लम दोनों के साथ एक ही है। वो क्या प्रॉब्लम है कि वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली उनके सेल्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, यानी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से फ्रॉम ECF टू ICF, ठीक है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ पानी जो है वो मूव करेगा, ठीक है। सो अब हम, यानी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को प्रोटिस्ट अपने हिसाब से जो है वो कोप करेंगे, और फिशेस की हम जब बात करेंगे तो वो उसको अपने हिसाब से फेस करेंगे। सो हम सबसे पहले प्रोटिस्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, देन वी विल कम टू द फ्रेश वाटर फिशेस। सो ऑस्मोरेगुलेशन इन प्रोटोक्टिस्टा, यानी प्रोटिस्ट में ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। से फॉर एग्जांपल वी हैव पैरामीशियम इज द प्रोटिस्ट, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अगर हम इसका ले रहे हैं तो अमेबा, द मोस्ट कॉमन वन, इज आल्सो द फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट, ठीक है। सो ये किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, जो मैंने आपको बताया जनरल प्रॉब्लम है कि पानी जो है हाइपोटोनिक है और इनकी बॉडी हाइपरटोनिक है। सो वाटर जो है सराउंडिंग से इनकी बॉडी के अंदर, यानी ये यूनिसेल्युलर है, तो अल्टीमेटली इनके सेल के अंदर मूव हो रहा होगा। सो इसको किस तरह से फेस करेंगे? अगर यहाँ पर हम अमेबा की बात करें, फॉर एग्जांपल में हम यहाँ पर दीज आर द एग्जांपल्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा ETC, क्योंकि बहुत सारे और भी प्रोटिस्ट हैं जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं।
सो अगर हम अमेबा की यहाँ पर पिक्चर ड्रा करें और फिर देखेंगे हाउ अमेबा एक्चुअली रेगुलेट्स इट्स वाटर बैलेंस। सो अमेबा हमें पता है कि इसका जो शेप होता है अमेबा का वो इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। सो से दिस इज एन अमेबा, ये एक अमेबा है। और अमेबा जिस तरह से यूनिसेल्युलर है तो ये जैसे ही वाटर के अंदर मौजूद है, इस पानी के अंदर, ठीक है, इट लिव्स इनसाइड वाटर। यहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं दिस इज वाटर, ठीक है। सो फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर मैंने आपको बताया इज हाइपोटोनिक, ठीक है। वाई हाइपोटोनिक? हम हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक की बात कब करते हैं? जब हम कंपेयर करते हैं सॉल्यूशंस को। ये आप हमारे शुरुआती लेक्चर हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, उसमें आप जाकर इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं अगेन, ठीक है। सो इसकी जो बॉडी है वो क्या है? हाइपरटोनिक है, ठीक है। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो इसके अंदर मूव करेगा विद इन दी अमेबा, विद इन दी सेल ऑफ अमेबा, ठीक है। और पूरे सेल के सरफेस से पानी, हर जगह से पानी मूव करेगा, ठीक है, थ्रू आउट ऑल द सेल। उसके लिए कोई एक प्लेस जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, हर जगह से जो है पानी इस अमेबा के अंदर जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा कि पानी अंदर आएगा यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, वाटर विल मूव इनसाइड दिस। और जैसे पानी साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा तो इन प्रोटिस्ट्स में क्या होता है कि नेचुरली इनके अंदर एक वैक्यूल मौजूद होता है जिसको हम कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। सो से फॉर एग्जांपल दिस इज द कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ये वैक्यूल है जो कि इनकी बॉडी में मौजूद, इनके यानी सेल के अंदर मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल, ओके। सो कंट्रक्टाइल वैक्यूल का क्या मतलब होता है? यानी हमने जनरली वैक्यूल वर्ड तो सुना है कि वैक्यूल जो है वो सेल शेप को स्टोर करता है, लेकिन कंट्रक्टाइल वैक्यूल इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। जो प्लांट वैक्यूल की हम बात करते हैं ये वो वैक्यूल नहीं है। कंट्रक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है कि ऐसा वैक्यूल जो कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो और रिलैक्स भी हो, ठीक है। यानी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और फिर स्क्यूज होगा और फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस इज सेड टू बी द कंट्रक्टाइल वैक्यूल। सो यानी दिस वैक्यूल कैन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे रिलैक्स, ठीक। सो इसके अंदर ये एबिलिटी होती है। सो अब जिस तरह से हम देखेंगे कि ये पानी जो है वो जैसे ही सेल साइटोप्लाज्म के अंदर कंटिन्यूअसली आ रहा है, सो दिस वाटर विल अगेन टेंड टू मूव इनसाइड दिस। तो अगर हम इसको फर्दर आगे ड्रा करें, सो ये जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है इसके अंदर पानी मूव होना शुरू होगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म से पानी जो है वो इसके अंदर मूव होना शुरू होगा। सो अल्टीमेटली दिस विल बी फिल्ड विद वाटर। सो देखते ही ये जो कंट्रक्टाइल वैक्यूल है ये अपनी जो है एक पोजीशन ले लेगा जिसमें पानी से ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। सो दिस विल बी फिल्ड विद द वाटर, ठीक है। पानी से ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा और फिल्ड होने के बाद अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो वैक्यूल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब स्क्यूज होगा और पानी जो है वो बाहर प्रेशर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सो वाटर विल मूव आउट, ठीक है। सो पानी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक। सो हमने क्या देखा कि जितने भी प्रोटिस्ट वो फ्रेश वाटर में सरवाइव करते हैं उनके अंदर कंट्रक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है। और पानी मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर की जो ओस्मोलरिटी है वो बहुत कम होती है, तो अल्टीमेटली वो हाइपोटोनिक होता है और पानी मुसलसल अंदर आने के साथ साथ क्या होगा, पानी जो है वो इस कंट्रक्टाइल वैक्यूल के अंदर जाएगा, ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल फिल होगा और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से जो पानी है वो सारे का सारा बाहर निकल जाएगा। सो ये कंटिन्यूअसली होता रहता है। अब इसको अगर हम इमेजिन करते हैं कि आप अगर कश्ती में सवार हैं और कश्ती में नीचे से सुराख हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि अगर पानी जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे से कश्ती के अंदर दाखिल होगा, अगर पानी यानी यहाँ पर नीड क्या होगी, जरूरत क्या होगी कि पानी को निकालना है बाहर किसी भी तरीके से, ठीक है, तब जब तक वो मंजिल तक पहुंचे, जब तक वो कश्ती किनारे तक पहुंचे,
तब तक हमें कुछ ऐसी कंडीशन करनी है कि पानी को रोकना है। अगर रोक नहीं सकते उस वक्त तो हमें पानी को बाहर निकालना होगा, ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो हमारे पास अगर कोई ऐसा जो है वो बर्तन वगैरह होगा तो हम क्या करेंगे, उसको पानी वहां से कश्ती से भर के बाहर दरिया में फिर वापस फेंकेंगे। तो यहाँ पर भी ये वही काम करता है, ठीक है। यानी हम ऐसा नहीं करेंगे कि दरिया से भी पानी उठा के फिर वापस कश्ती में डालें तो कश्ती डूब जाएगी। सो अल्टीमेटली यहाँ पर भी इसका वही रूल सेम अप्लाई होता है। इन जानदारों के अंदर मुसलसल पानी आता है और नेचुरली इनके अंदर वही कंट्रैक्टाइल वेक्यूल फिल होते हैं। फिल होने के बाद फिर ये पानी जो भी होता है वो सारा बाहर रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज हाउ दैट unicellular organisms protist which live in the fresh water, ठीक है, क्योंकि हम फ्रेश वाटर की फिलहाल बात कर रहे हैं, मेरीन वाटर को आगे चल के टच करेंगे। सो ये इस तरह से अपने वाटर बैलेंस को यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को इस तरह से मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि हाउ द फ्रेश वाटर फिशेस एक्चुअली रेगुलेट और मेंटेन देयर वाटर बैलेंस और देयर ऑस्मोरेगुलेशन। So now we discuss the osmoregulation in freshwater fishes, यानी वो फिशेस जो कि फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर रही हैं वो किस तरह से, उनके पास कौन सी एडाप्टेशन है। जिस तरह से हमने यूनिसेल्युलर अप्रोचेस की बात की कि उनके पास एडाप्टेशन जो है वो कंट्रैक्टाइल वेक्यूल होता है जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं वो किस तरह से उस एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिश की फिगर ड्रा करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग हियर द पिक्चर ऑफ अ फिश। ओके, सो से वी हैव दिस फिश, ये हमारे पास एक फिश है जो कि फ्रेश वाटर में सरवाइव कर रही है, यानी इट लिव्स विद इन दिस फ्रेश वाटर, ठीक है। फ्रेश वाटर में, रिवर में, पॉन्ड में या लेक में, कोई भी जगह जो है वहां पर ये फिश मौजूद है। सो अल्टीमेटली सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी वही है कि सराउंडिंग का वाटर हाइपोटोनिक है और इसकी जो बॉडी है वो हाइपरटोनिक है। सो आप हमेशा ये याद रखें कि पानी हमेशा हाइपो टू हाइपर मूव करता है, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। सो वाटर कंटिन्यूअसली मूव इनसाइड दिस फिश, ठीक है। इस फिश के अंदर कंटिन्यूअसली पानी जाएगा, अगेन इसके साथ भी वही सेम प्रॉब्लम होगा। सो यानी ये फिश अगर ड्रिंक करे ना करे पानी, तो पानी इसके स्किन के थ्रू कंटिन्यूअसली मूव करेगा थ्रू दिस स्किन, ठीक है। सो वाटर टेंड्स टू मूव इनसाइड दिस फिश फ्रॉम इट्स स्किन, ठीक है। इसकी स्किन के थ्रू पानी अंदर जाएगा। सो अब ये फिश जो है वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को फेस करेगी, क्योंकि अगेन ये जो पानी है वो इसके इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में एंटर हो जाएगा, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली वहां से सेल्स के अंदर जाएगा। सो अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द फिश, ठीक। सो अब हम देखेंगे कि ये जो फिशेस हैं इनके पास एडाप्टेशन कौन सी होती हैं। सबसे पहली एडाप्टेशन जो ये है कि दीज फिशेस डू नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है, यानी इनको पानी पीने की जरूरत है ही नहीं, पानी कंटिन्यूअसली अंदर आ रहा है। सो दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। हम यहाँ पे अगर लिखें पानी जो है यहाँ से अगर सराउंडिंग से आ रहा है तो हम यहाँ पे क्रॉस का निशान ले रहे हैं कि इस फिश को पानी पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी तो पहले से अंदर आ रहा है उसकी पूरी बॉडी से। या तो ये पानी बिल्कुल नहीं पीती है या हम इसको लिखेंगे वेरी लिटिल वाटर, समटाइम्स, बहुत थोड़े मिकदार में जो है वो पानी ये ड्रिंक करती है, ठीक। सो द नंबर 1 एडाप्टेशन वी राइट दैट दे डू नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है, यानी ये जो फिशेस हैं ये पानी नहीं पीती। ओके, ये तो एक बात हमने कर ली। उसके बाद दूसरी जो एडाप्टेशन इनके पास होती है वो ये होती है कि ये जो फिशेस होती हैं
इनके अंदर यानी यहाँ अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रा करें, सो से फॉर एग्जांपल देयर इज किडनी, इनके अंदर यहाँ पर किडनी मौजूद होती है, ठीक है। और हमें पता है कि किडनी जो है उसका मेन काम तो एक्सक्रीशन के साथ होता है, लेकिन किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो किडनी है उसकी साइज बड़ी होती है और किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि पानी जो है वो मुसलसल सराउंडिंग से, पीती तो नहीं है, ड्रिंक तो नहीं करते, लेकिन पानी जो है वो सराउंडिंग से आ रहा है अंदर की साइड। सो अल्टीमेटली इसकी किडनी जो है साइज में बड़ी होती है और इसमें नेफ्रॉन की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है। तो व्हाट हैपेंस दैट इट एक्चुअली एक्सक्रीट्स डाइल्यूट यूरिन, यानी यहाँ से क्या होगा, यूरिन जो पास होगा दैट वुड बी डाइल्यूट। डाइल्यूट यूरिन का क्या मकसद होता है, यानी कंप्लीटली इसमें तकरीबन 100% वाटर ही होता है, ठीक है, डाइल्यूटेड होता है। सो पानी की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कम और पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि पानी आ रहा है। तो एक तो उन्होंने क्या किया, पानी पिया नहीं, दूसरी कंडीशन क्या हुई, दे एक्चुअली पास द डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि पानी उनको बाहर निकालना है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दे पास डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, यानी डाइल्यूट यूरिन जो है वो ये पास करती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो फिशेस हैं ये एक तो पानी नहीं पीती हैं और दूसरी बात ये होती है कि ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सक्रीट करती हैं, निकालती हैं। सो इससे क्या होता है, डाइल्यूट यूरिन के पास होने से दे एक्चुअली लूज सम एसेंशियल आयंस, ठीक है, बॉडी के अंदर जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह, these are the essential ions, so they lose them, essential ions are lost, ठीक है। सो किस तरह से लॉस्ट होगी, क्योंकि पानी जो निकलेगा वो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, सिंपली प्योर वाटर को तो रिमूव कर नहीं सकते। सो एसेंशियल आयंस के लॉस्ट होने से इनके लिए ये अगेन एक प्रॉब्लम होती है। तो इसको किस तरह से कोप करती हैं, इन फिशेस के यहाँ पर गिल्स में स्पेशल सेल्स होते हैं, these cells are present और इन सेल्स को हम कहते हैं क्लोराइड सेल्स। these cells are said to be the क्लोराइड सेल्स। और इन क्लोराइड सेल्स का क्या फंक्शन होता है, इनका क्या काम होता है, these cells actually actively absorb the lost ions। मैंने आपको बताया सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम, these ions are lost, so सोडियम, पोटेशियम या मैग्नीज आयंस में वो लॉस्ट होते हैं, ठीक है। सो ये क्लोराइड सेल्स जो होते हैं दे एक्चुअली एब्जॉर्ब द आयंस एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब होता है कि एनर्जी लगा के, यानी एटीपीज का इस्तेमाल करके ये क्लोराइड सेल्स जो होते हैं वो आयंस को, यहाँ पर अगर हम लिखें, सो दे एक्चुअली एब्जॉर्ब द आयंस फ्रॉम दी वाटर, ठीक है, पानी जो यहाँ से बात होता है, पानी जैसे आता है, सो ये वहां से अपने जो आयंस हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। तो आई राइट हियर दैट दे एब्जॉर्ब selected ions through chloride cells, ओके। क्लोराइड सेल्स की मदद से ये सराउंडिंग से यानी वाटर से जो है वो आयंस को, जो एसेंशियल आयंस हैं उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। उसके साथ दूसरी बात अगर हम इनकी एडाप्टेशन को देखें, द नेक्स्ट एडाप्टेशन इज दैट दे एक्चुअली एक्सक्रीट अमोनिया, यानी ये जो फिशेस हैं दे डू नॉट एक्सक्रीट यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, ये अमोनिया ही एक्सक्रीट करती हैं। और अमोनिया जो एक्सक्रीट होता है दैट एक्सक्रीट्स फ्रॉम दिस गिल्स, इन गिल्स के थ्रू जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट होता है। मैंने आपको कल वाले प्रीवियस लेक्चर में जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कंप्लीटली वहां पे बताया था कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं जब वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू टूटते हैं और उनसे जब हम एनर्जी हासिल करते हैं, या वो कार्बोहाइड्रेट्स में या उनको लिपिड में जब हम कन्वर्ट करते हैं, सो अल्टीमेटली वी गेट फाइनली अमाइनो ग्रुप। और अमाइनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन होती है इसको लॉस्ट करना होता है, इसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं दे एक्चुअली रिमूव देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। क्यों?
क्योंकि अमोनिया को लास्ट होने में, यहाँ पर अगर हम देखें तो अमोनिया को लास्ट होने में पानी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। यानी अगर हम 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिमूव करें बॉडी से, इसको डिफ्यूज आउट करें, तो उसके लिए हमें 300 मिलीलीटर टू 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, यानी लगभग अगर हम इसको 0.5 लीटर कहें तो भी ठीक है, यानी आधा लीटर जो है पानी रिक्वायर होता है अमोनिया के 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए। सो ये जानदार अल्टीमेटली पानी में रहते हैं और फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी प्योर वाटर इज अवेलेबल, सो देयर नो प्रॉब्लम, दे डू नॉट कन्वर्ट दिस अमोनिया इनटू यूरिया, क्योंकि अमोनिया को फिर यूरिया में कन्वर्ट करने पर एनर्जी लगती है, ये खुद कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। सो इसको अवॉइड करने के लिए पानी ऑलरेडी अवेलेबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये जो कंडीशन है वो फिर मेरीन वाटर जो फिशेज हैं वो अमोनिया की फार्म में वेस्ट प्रोडक्ट नहीं सीक्रेट करती। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों अमोनिया खारिज नहीं करती, वो अगेन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की तरह यूरिया या यूरिक एसिड खारिज करती हैं, उसको थोड़ी देर में हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताया कि इनकी जो एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अब अमोनिया से क्या होगा, जैसे ही अमोनिया निकलेगी तो अल्टीमेटली वो साथ में पानी भी डिफ्यूज आउट होगा। ठीक है, सो पानी जैसे ही यहाँ से गिल से निकलेगा उसके साथ अमोनिया भी लॉस होगी। सो लास्ट एडाप्टेशन हम लिखेंगे, दे एक्सक्रीट अमोनिया इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। सो जनरली हम इनको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं हम उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। सो हम जनरली इनको लिखेंगे दे आर अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। सो दिस इज हाउ दैट दीज फ्रेश वाटर फिशेज एक्चुअली फेस दिस प्रॉब्लम। वो इस तरह से इनके पास बहुत सारी एडाप्टेशंस हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपने इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती हैं। सो यहाँ पर मैंने एक चीज जो आपको बताई, लेकिन वो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, कि किडनी जो है उसकी मैंने आपको बताया साइज भी बड़ी होती है, उसमें नंबर ऑफ नेफ्रॉन भी बड़ा होता है। सो वो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दे हैव लार्ज किडनी विद लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, यानी नेफ्रॉन्स की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कम और 100% ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर वर्क करती है, बिकॉज इट एक्चुअली एक्सक्रीट्स द डाइल्यूट फेट और डाइल्यूट यूरिन। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, जो है मरीन वाटर एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स जो कि एस्टुरीज में, ओशंस में या सी में सर्वाइव करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनके साथ प्रॉब्लम जो है वो डिफरेंट होगा और उनकी फिर एडाप्टेशंस भी डिफरेंट होगी। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मरीन वाटर।